हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हमने एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सीरीज शुरू करी है, जिसका जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर में होना है और कुछ लोगों का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होना है, क्योंकि जो डेट है वो नवंबर और दिसंबर में होने वाली है। ऑलरेडी हमने 3 वीडियो इसकी अपलोड कर दी हैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, और आज ये चौथा वीडियो होने वाला है जिसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। तो हर रोज़ आपको एक वीडियो मिल जाती है। बाकी अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट आपको बना दिया गया है, उस प्लेलिस्ट में आपको दिल्ली पुलिस आपका कांस्टेबल 2023 जो आपका प्रैक्टिस सेट आपका जीएस सेट के नाम से जो भी है, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें कि सारे वीडियोज़ आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस वगैरह भी आपको हम यहाँ पर देते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो क्लासेस होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई, यानी कि ये किसके द्वारा लिखी गई या बायोग्राफी किसकी है, आत्मकथा किसकी है। तो एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स जो फ्रीडम है ये आत्मकथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, यानी पीटी नेहरू जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यही जो थे ये स्वतंत्र भारत की बात करें, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले अगर प्रधानमंत्री की बात करी जाए यानी कि पीएम की बात करी जाए तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने ये जो आत्मकथा पुस्तक थी तो इन्होंने कब लिखा हुआ था, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले 1934 और 1935 के बीच में लिखा हुआ था, जिसमें कि उस समय क्या थे कि ये जेल में भी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ और इनकी पुस्तकें जो कि बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। नेहरूज इंडिया सिलेक्टेड स्पीचेस, ये भी इनकी है। वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ अ नेशन, एक एथोलॉजी, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये और पुस्तक हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए रामकृष्ण अगर मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और 1892 में क्या है आपको याद रखना है एक सन यहाँ पर, कि 1892 में एक शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, तब यहाँ पर विवेकानंद ने ही भाषण दिया हुआ था। तो आपको याद रखना है शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद ने किस वर्ष भाषण दिया था, ये आपसे पूछा जाता है। 1893 आपका हो जाएगा, इसको 92-93 आपको दिया होगा। तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन रहा हुआ था, जिसकी जो अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसका जो मुख्यालय था वो वेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो रामकृष्ण परमहंस थे इन्होंने 19वीं सदी के बंगाल के एक संत और धार्मिक नेता रहे हुए थे, जो कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी भी रहे हुए थे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके जो होता है पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। कुछ आपके जो समाज पूछ लिए जाते हैं, मान लीजिए कुछ आपको डेट बताते हैं, जैसे एक 1828 हो गया, 1867 हो गया, 1873 हो गया, और एक और हो गया 1875। अगर इनकी बात करें तो 1828 में आपका ब्रह्म समाज आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। दूसरा आता है 1867, इसमें किसकी स्थापना की गई, प्रार्थना समाज की, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा। और 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना वो करी गई दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए जो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। और जो अनुच्छेद 153 है यानी आर्टिकल 153, इसके तहत होता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्य सरकार के जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और केंद्र स्तर पर यही बात आती है तो वो राष्ट्रपति हो जाता है। राज्य सरकार की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं वो राज्य
राज्य के जो राज्यपाल होता है उसमें ही निहित होती हैं। बाकी संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधिकारियों के अधीनस्थ माध्यम से प्रयोग की जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है राज्यपाल से संबंधित आपका यहाँ पर। और यहीं पर राष्ट्रपति का आपको बता दें केंद्र के लिए वो अनुच्छेद 52 के तहत होता है। और 52 के साथ साथ जैसे आप जाएंगे तो 61 में क्या होता है राष्ट्रपति का महाभियोग, और 72 में होता है राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। और यही क्षमादान करने की शक्ति 162 में होती है राज्यपाल को भी। लेकिन राज्यपाल क्या होता है कि मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश किया हुआ। देखिए एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर पूछी जिसने कि सबसे अधिक करी हुई है एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें कि आशा भोसले का नाम आता है, यानी आशा भोसले यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बॉलीवुड की पार्श्व गायिका रही हैं जिन्होंने सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में प्रवेश किया हुआ है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने उन्हें क्या किया कि 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया और 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इनकी बहन थी जो लता मंगेशकर, उनको 2001 के अंदर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उसके साथ साथ सम्मानित किए गए थे बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक थे भारत के। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है। देखिए पी.आर. श्रीजेश की अगर बात करें तो पी.आर. जो श्रीजेश का संबंध है इनका है हॉकी से, यानी कि हॉकी के संबंधित खिलाड़ी हैं, गोलकीपर हॉकी के रहे हुए हैं। गोलकीपर है पी.आर. श्रीजेश जिन्होंने 2021 में प्रतिष्ठित में विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर इन्हें जीता हुआ है 2021 का। और ये सम्मान पाने वाले वो दूसरे भारतीय बन गए और पहले रहे हुए थे जिनकी बात करें मेजर ध्यानचंद। और 2020 की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 के प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। महिला की बात हुई यहाँ पर। और अक्टूबर 2021 में क्या था कि FIH स्टार्स अवार्ड में 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया था। गोलकीपर ऑफ द ईयर भी इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए प्रधानमंत्री अगर आवास योजना की बात करें किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1817 में ब्रिटिश भारत का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया। देखिए ब्रिटिश भारत का जो इतिहास था वो लिखा गया था जेम्स मिल के द्वारा, जो कि 1817 में लिखा गया। और भारतीय ब्रिटिश भारत का इतिहास यहाँ पर लिखा गया था। जेम्स मिल का जन्म जो हुआ था 1773 में होता है और इन्होंने सबसे बड़ी साहित्यिक कृति द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी और यह वर्ष 1817 में प्रकाशित हुई थी। तो कई बार इसका लेखक आपसे पूछ सकते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो राइटर था वो कौन था, तो उसका जो राइट आंसर है जेम्स मिल यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका इसी तरह से पूछा गया एक बार MTS एग्जाम में। तो यहाँ पर वो बताएंगे जो आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखिए महाराष्ट्र में एक तो आपका ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा आपका चंदोली नेशनल पार्क है, चौथा आपका गूगामल नेशनल पार्क है, पांचवा जो है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है और जो अगला है आपका भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये जो है सारे वन्यजीव अभयारण्य ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तो आपको ये याद रखना है इनका जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए आलमगीर की उपाधि किसको दी गई या किसको कहा जाता था, इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये था औरंगजेब जिसे कि आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को भारतीय इतिहास में यानी कि आलमगीर ब्रह्मांड का विजेता के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा को किस नाम से और जाना जाता है। देखिए दशहरे की बात आ गई आने वाला है, तो दशहरा जो होता है इसको विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है अगर इसकी हम बात करें तो दशहरा आपके दो जगह के बहुत प्रचलित हैं, जैसे कि एक आपका कुल्लू होता है।
कुल्लू, आप नाम से ही समझ गए होंगे। जो कुल्लू दशहरा है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और एक और दशहरा होता है जो कि बस्तर, जिसको बोलते हैं बस्तर दशहरा, कहाँ पर मनाते हैं, तो बस्तर दशहरा मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये दो दशहरे कई बार पूछे जाते हैं। और एक आपकी देव दीपावली भी पूछ ली जाती है, दीपावली के 15 दिन बाद होती है, जो कि बनारस में मुख्यतः मनाई जाती है, जिसे काशी यानी कि वाराणसी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सरोज वैद्यनाथन को किस वर्ष कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सरोज अगर वैद्यनाथन की बात करें तो इनको 2009-10 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। सरोज अगर वैद्यनाथन की बात करें तो ये एक कोरियोग्राफर थे, गुरु थे, साथ ही साथ भरतनाट्यम के उल्लेखनीय प्रतिपादक भी रहे हुए थे। और ये वही भरतनाट्यम है, सभी को पता होगा कि तमिलनाडु का क्या है, शास्त्रीय नृत्य होता है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। बाकी इनके अवार्ड की बात करें तो 2002 में पद्मश्री, 2013 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 4 पुरस्कार होते हैं। सबसे ऊपर आपका आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्मश्री। तो ये 4 जो होते हैं नागरिक सम्मान होते हैं, जिनके अलग अलग अपने दायरे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ चुका है कि अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद अगर 25 से 28 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद जो आपका होता है, अनुच्छेद अगर 12 से शुरुआत करेंगे यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो आपके अनुच्छेद हैं उनमें हमारे मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। मौलिक अधिकारों की बात करी गई और मौलिक अधिकार किस भाग में दिए हैं, तो वो दिए हैं भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकार। ठीक है, इतनी चीज हो गई। इसके बाद अगर बताएं आपको, तो जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि रिट दायर कर सकते हैं। तो ये इतना आपको याद रखना है मौलिक अधिकार से। बाकी देखते हैं 25 से 28 की बात करें तो ये होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक आपके मानते हैं। यानी कि अनुच्छेद जो 25 होता है वो कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेश या आचरण प्रसार वगैरह, यानी कि जिसका मन करता है वो उस धर्म को मानेगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, ये अनुच्छेद 25 कहता है। और धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो सब करने की जो आज़ादी होता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 26 देता है। और किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, तो वो अनुच्छेद 27 होता है। यानी कि जिस तरह से अगर आपको याद हो मुगल सल्तनत पढ़ा हो तो उसमें जजिया कर वगैरह लगता था गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर, की जजिया कर देना पड़ेगा आपको तीर्थ यात्रा के लिए। तो यहाँ आप किसी भी धर्म से आते हैं लेकिन कोई भी कर नहीं देना है। कर मुक्ति का प्रावधान किया गया किसी भी धर्म के प्रचार के लिए, और जो किया गया अनुच्छेद 27 के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 28 आ चुका है, जिसमें क्या होता है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता, यानी कि जो स्कूल वगैरह होते हैं वो किसी पूजा वगैरह में कोई भी भाग लेता है तो वहाँ पर कोई आपका एक लॉ है, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है सोने और चांदी के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखिए जब गोल्ड और सिल्वर मिल जाता है तो ये जो मिश्र धातु बनता है ये होता है इलेक्ट्रोम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोम। और इलेक्ट्रोम जो होता है तांबे और अन्य धातुओं की ट्रेस मात्रा के साथ सोने और चांदी का एक स्वाभाविक रूप से होने वाला मिश्र धातु होता है। और सोने और चांदी के जो अनुपात होते हैं अगर इनकी बात करें तो जो इसका रंग वगैरह होता है वो हल्के पीले से लेकर के चमकीले पीले तक होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को किस नाम से जानते हैं। देखिए जो सबसे उत्तरी श्रेणी है हिमालय की उसको जानते हैं हिमाद्री के नाम से। सबसे उत्तरी श्रेणी को महान या अंतरित हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। यह सबसे निरंतर श्रेणी है जिसमें कि औसत ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटियां भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देखिए आपको हर तरह का जो अपडेट है वो मिलता है टेलीग्राम में।
टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों के जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए, हर तरह की अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी आप नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए रेगुलर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा इसी तरह के आपको वीडियोज़ लाते रहेंगे। बस आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, आप कहीं भी कर सकते हैं। और चैनल को तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग ही जब सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ और भी बेहतर यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि जो जोगोई चोलम होता है कि ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली। देखिए जोगाई चोलम जो आपका होता है, जागोई चोलम, ये कई बार पूछा जाता है और ये है मणिपुर का। और मणिपुर का एक और होता है जिसको बोलते हैं मार्शल आर्ट, वो होता है थांगटा। तो ये भी याद रखना है, मणिपुर का कई बार थांगटा भी पूछ लेते हैं। तो इसकी बात करें तो इस शास्त्रीय नृत्य के रूप में, मणिपुरी नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। और यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद को अपने विषयों के लिए जाना जाता है। और यह शक्तिवाद, शैव और उमंगलाई जैसे जो आदिवासी होते हैं देवताओं, इनसे यह संबंधित होता है। और लाई हरोबा के दौरान भी प्रस्तुत किया जाता है। तो लाई हरोबा अगर आपसे कई बार पूछ लें कि लाई हरोबा जो है कहाँ का है, तो वो भी है मणिपुर का। और ये किया जाता है मेहती जनजाति के द्वारा। तो मेहती जनजाति कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि धौलावीरा कहाँ पर स्थित है। देखिए धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा क्या है आपका, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जुड़ा हुआ है। और ये क्या है, गुजरात में स्थित है, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है। और इसकी जो खोज है, स्थल की खोज 1967 और 68 के समय कही थी, जेपी जोशान ने की हुई थी। और ये 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से एक है। और इसको क्या है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें भी शामिल किया जा चुका है, यानी कि ये 40वीं विश्व धरोहर है। इतना याद रखना है। 39वें आपकी रामप्पा मंदिर है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपके अंतिम जो शामिल की जाने वाली यूनेस्को में विश्व धरोहर इमारत है वो भी धौलावीरा है। तो इतना यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। देखिए भोर का तारा की बात करी जाए या फिर सांझ के तारा की बात करी जाए, ये जो होता है ये कहते हैं शुक्र ग्रह को, यानी शुक्र ग्रह को ये कहा जाता है। और इसके साथ साथ सांझ का तारा भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह अगर पूछा जाए सौरमंडल का, सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए सौरमंडल का, पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछा जाए, सांझ का तारा पूछा जाए, भोर का तारा पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आंसर क्या होगा इसका, शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो यहाँ पर महान्यायवादी की अगर बात करें भारत में, तो ये हैं आर वेंकट रमण, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया जाता है। तो कई बार डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में जो महान्यायवादी है वो किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर पद पर रखा जाता है। तो वो होता है अनुच्छेद 76, यानी आर्टिकल 76। और वर्तमान में है आर वेंकट रमणी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये बताने जैसा नहीं है। जब मसालों की बात आए तो केरल ही राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको तुक्का भी लगाना है, क्योंकि जो मसाले स्पीसीज वगैरह होते हैं वो केरल की तरफ ही ज़्यादा होते हैं। तो मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है केरल में। भारत सरकार एक मसालों से संबंधित विनियामक और निर्यात संवर्धक एजेंसी है, जिसका जो मुख्यालय है केरल के कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो कम से कम के लिए काम करता है, यानी 183 दिन करता है। यानी कि एक साल में कोई व्यक्ति है अगर 183 काम करता है, यानी कि 183 दिन, तो वह मुख्य कार्यकर्ता उसको व्यक्ति को माना जाएगा। नेक्स्ट है कि फार्मूला वन रेस 2022 किसने जीता। तो फार्मूला वन रेस अगर 2022 की बात करें तो ये जीता मैक्स वेस्टरपेन ने, यानी कि मैक्स वेस्टरपेन हो जाएगा जो इसका, यानी मैक्स वेस्टरपेन राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा ये रेस जीती गई थी फार्मूला वन रेस 2022 की। नेक्स्ट है आगे,
वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? देखिए बैंकिंग में एक वित्तीय वर्ष होता है जिसकी अवधि पूछी गई, तो ये हमेशा क्या होता है, ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और जाकर के 31 मार्च तक चलता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो ये यहाँ पर याद रख लेना है सारे क्वेश्चन कि कौन कौन किसकी बीमारी किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट आपका है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सबसे ज़्यादा किस राज्य में खाता खोले गए थे? देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ की जनसंख्या होगी खाते भी वहीं पर अंडरस्टूड है कि ज़्यादा ही खुलेंगे, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था। इसमें क्या था कि जो इसकी शुरुआत थी, लॉन्च कब किया गया, कई बार पूछते हैं, तो 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया और ये अब अपने 9 साल पूरे कर चुकी है। तो कई बार पूछते हैं यानी कि कितने वर्ष जनधन योजना के पूरे हो चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपके 9 साल पूरे हो गए। इसमें क्या थी कि वित्तीय समावेशन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी योजना रही हुई थी। तो ये इतने ही क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर हमने करवाए हैं। इसके बाद हर रोज़ आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको वीडियो बाकी नहीं मिल पाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढ लीजिए। बाकी आप जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स मीट टुमारो। थैंक यू।